Hello students, please subscribe the Right to Study channel, press the bell icon. Hello student, myself Aditya Kumar Sharma and I will teach you physics today. Now we start the lesson. क्लास 9 का सबसे पहला लेसन है विज्ञान और मापन, जिसका नाम है साइंस एंड मेजरमेंट। साइंस और मेजरमेंट पहला लेसन का नाम है, यानी कि विज्ञान जो होता है वो मापन पर आधारित होता है, इसीलिए पहला लेसन का नाम साइंस एंड मेजरमेंट रखा गया है, ताकि आगे सबसे पहले हम फिजिक्स को पढ़ने से पहले ध्यान लें कि विज्ञान क्या होता है। आगे सबसे पहले इसकी हम फंडामेंटल जानकारी प्राप्त कर लें। तो साइंस शब्द जो है साइंटिया शब्द से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है टू नो, यानी कि जानकारी प्राप्त करना। यानी किसी भी चीज के बारे में अगर हम जानकारी प्राप्त करते हैं तो वो साइंस का ही भाग कहलाता है। साइंस का डिफिनेशन होता है कि द नॉलेज विच ह्यूमंस हैव गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स व्हेन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिकली इज कॉल्ड साइंस। यानी कि सावधानी पूर्वक तथा क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त किए गए ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। यानी कि अगर किसी भी चीज के हम क्रमबद्ध और सावधानी पूर्वक तरीके से उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो वो विज्ञान कहलाता है। फादर्स ऑफ साइंस अल्बर्ट आइंस्टाइन को हम विज्ञान का पितामह कहते हैं। यानी कि विज्ञान का पितामह किसे कहते हैं, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन को हम लोग विज्ञान का पितामह कहते हैं। और साइंस जो होता है, साइंस के दो शाखाएं होती हैं, यानी कि फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। फिजिक्स साइंस की दो शाखाएं होती हैं, फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस भी दो तरह का होता है, एक होता है फिजिक्स, दूसरा होता है केमिस्ट्री। और बायोलॉजिकल साइंस भी दो तरह का होता है, वनस्पति विज्ञान पहला और दूसरा जंतु विज्ञान। यानी कि इस प्रकार साइंस दो प्रकार के, फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। और फिजिकल साइंस दो प्रकार के, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, एंड बायोलॉजिकल साइंस दो प्रकार के, बॉटनी एंड जूलॉजी। साइंस जो होता है वो दो तरह का होता है, यानी कि साइंस की दो शाखाएं होती हैं, फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। अब हम बात करते हैं फिजिकल साइंस की। तो फिजिकल साइंस भी दो तरह के होते हैं, यानी कि फिजिकल साइंस, सबसे पहले फिजिकल साइंस की बात कर लेते हैं। तो भौतिक विज्ञान क्या होता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम निर्जीवों तथा उनसे संबंधित तथ्यों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग निर्जीवों के बारे में पढ़ते हैं उसे हम लोग भौतिक विज्ञान कहते हैं। जैसे कि भौतिकी के अंतर्गत जितने हम अध्ययन करेंगे वो सभी भौतिक विज्ञान कहलाएगा। रसायन शास्त्र के अंतर्गत जितने हम अध्ययन करेंगे वो सभी भौतिक विज्ञान कहलाएगा। उसी तरह भूगोल, भूगर्भ शास्त्र, खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, इन सभी के अंतर्गत किए जाने वाले अध्ययन को हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। अगला बात है कि जीव विज्ञान, यानी कि बायोलॉजिकल साइंस। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सजीव विज्ञान, जीव विज्ञान कहते हैं। जैसे कि वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, मानव शास्त्र, इनके अंतर्गत किए जाने वाले अध्ययन जो है जीव विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। यानी कि सीधी सी बात है कि भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग निर्जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं और जीव विज्ञान के अंतर्गत हम लोग सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। अब भौतिकी को पढ़ेंगे, यानी कि भौतिकी क्या होता है, यानी कि फिजिक्स क्या होता है। तो फिजिक्स शब्द का जो है वो ग्रीक भाषा के फ्यूसियस शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है नेचर। यानी कि फिजिक्स में हम नेचर यानी कि प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी कि अगर कोई पूछ दे कि भौतिकी किसे कहते हैं, तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग प्राकृतिक तथा प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं उसे भौतिकी कहते हैं। यानी कि जिस विज्ञान की उस शाखा के अंतर्गत जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम लोग भौतिकी कहते हैं। जैसे कि दिन और रात का होना एक प्रकृति घटना है, तारों का टिमटिमाना ये भी एक प्रकृति घटना है, बिजली का चमकना ये भी एक प्रकृति घटना है। उसी तरह वातावरण में ताप का बढ़ना या घटना, समुद्र में ज्वार भाटा आना या इंद्रधनुष का बनना, ये सभी प्रकार की जो घटनाएं हैं वो प्राकृतिक घटनाएं हैं। यानी कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी भौतिकी के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है। अब जो भौतिकी विज्ञान को हम लोग प्राकृतिक विज्ञान भी कहते हैं, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि भौतिकी जो है ग्रीक की भाषा के फ्यूसियस शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है कि नेचर यानी कि प्रकृति। इसीलिए भौतिकी को प्राकृतिक विज्ञान भी कहा जाता है। फादर ऑफ फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स के पितामह किसे कहते हैं, तो आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन को फिजिक्स का पितामह कहा जाता है। अब उसकी बात करते हैं विज्ञान और मापन के अंतर्गत। सबसे पहले हम लोग भौतिक राशियों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो भौतिक राशियां यानी कि भौतिकी के नियमों को व्यक्त करने वाले पदों को भौतिक राशियां कहते हैं। यानी कि चाहे वो लंबाई हो, किसी वस्तु का अगर लंबाई निकालना है तो लंबाई क्या हो जाएगा, वो भौतिक राशि कहलाएगा। द्रव्यमान, किसी वस्तु का अगर हम भार निकालते हैं तो भी द्रव्यमान क्या कहलाएगा, तो भौतिक राशि। उसी तरह समय, त्वरण, वेग, बल,
चाल, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, संवेग, आवेग, गुरुत्व, त्वरण, ये सभी जो है भौतिक राशियां हैं, क्योंकि इन सभी का प्रयोग हम भौतिकी के नियमों को व्यक्त करने के लिए करते हैं। भौतिक राशियां जो होती है दो प्रकार की होती है, आधारी राशियां और व्युत्पन्न राशियां, जिनको हम इंग्लिश में बेसिक क्वांटिटीज एंड डेरिवेटिव क्वांटिटीज बोलते हैं। यानी भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, पहला आधारी राशि और दूसरा व्युत्पन्न राशि। अब बात करते हैं आधारी राशियों की, यानी कि वे राशियां जो स्वतंत्र रूप से पाई जाती है उसे आधारी राशि कहते हैं। यानी कि वैसी राशि जो स्वतंत्र रूप से पाई जाती हो अर्थात किसी दूसरी राशि पर निर्भर ना हो, यानी कि उनको व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी राशि की आवश्यकता ना पड़े, तो उसे हम आधारी राशि कहते हैं। जैसे कि लंबाई, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर अगर कोई वस्तु है, ये वस्तु है, तो इस वस्तु की लंबाई का निकालना है, यानी कि इसका यहां से यहाँ जो दूरी होगा इसको हम लंबाई बोल सकते हैं, जैसे कि 10 मीटर। तो 10 मीटर यानी कि जो मीटर निकला, इसको ज्ञात करने के लिए हमें किसी दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो इस प्रकार लंबाई क्या होगा, आधारी राशियां। उसी तरह द्रव्यमान, किसी वस्तु को अगर हम वजन करते हैं तो उसका द्रव्यमान प्राप्त होता है, यानी कि उसको वजन प्राप्त करने के लिए किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं होना पड़ा। तो इस प्रकार ये क्या है, आधारी राशि है। उसी तरह समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण, ये सभी जो है आधारी राशियां हैं, क्योंकि इनको व्यक्त करने के लिए किसी भी दूसरी राशि की जरूरत नहीं पड़ती है, ये स्वतंत्र रूप से पाई जाती हैं, इसीलिए इन्हें आधारी राशियां कहते हैं। और इनकी टोटल संख्या 7 होती है, यानी कि फिजिक्स में आधारी राशियों की संख्या 7 होती है। उसके बाद बात करते हैं व्युत्पन्न राशि, निष्पन्न राशियां, यानी कि वे राशियां जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त की जाती हैं उसे व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। यानी कि जिनको ज्ञात करने के लिए हमें आधारी राशियों की सहायता लेनी पड़े, जैसे कि त्वरण, त्वरण का ऐसा मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, यानी कि त्वरण को ज्ञात करने के लिए हमको सेकंड और मीटर दोनों चाहिए, यानी कि एक मालूम रहेगा तो हम दूसरा नहीं ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार वेग क्या हुआ, व्युत्पन्न राशियां। त्वरण होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, उसमें भी मीटर, यानी कि लंबाई कैसे मात्रक मीटर लगता है, चाल, क्षेत्रफल, आयतन, इन सभी में लंबाई कैसे मात्रक मीटर को लगाना ही पड़ता है। अतः ये सभी राशियां जो होती हैं वो आधारी राशि के पदों में व्यक्त की जाती हैं। इस प्रकार ये सभी क्या है, व्युत्पन्न राशि है। यानी व्युत्पन्न राशि जैसे कि वेग, त्वरण, चाल, क्षेत्रफल, आयतन, ये इसलिए व्युत्पन्न राशियां हैं क्योंकि इनको ज्ञात करने के लिए आधारी राशियों को भी शामिल करना पड़ता है, इसीलिए इसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। अब भौतिक राशियों के पढ़ने के बाद हम लोग अब मात्रकों के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी कि सबसे पहले हम आपने वीडियो की शुरुआत में आप लोगों को बताया कि विज्ञान जो है वो मापन पर आधारित है, यानी कि विज्ञान में सभी चीजों को नापा जाता है, मेजरमेंट किया जाता है। तो मात्रक किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जान लें, यानी किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मापक चुन लिया जाता है जिसे मात्रक कहते हैं। यानी कि फिजिक्स में जितने भी भौतिक राशियां हैं उनको मापने के लिए एक मापक बनाया गया है। जैसे कि लंबाई, तो हम जानते हैं कि लंबाई को हम मीटर में नापते हैं, तो इस प्रकार मीटर क्या हो गया, मात्रक हो गया। उसी तरह द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम किलोग्राम में नापते हैं, तो किलोग्राम क्या हो गया, मात्रक हो गया। समय को हम सेकंड में नापते हैं, तो ये क्या हो गया, मात्रक हो गया। चाल को उसी तरह मीटर प्रति सेकंड में नापते हैं, तो ये उसका मात्रक हो गया। अब मात्रकों के प्रकार के बारे में अध्ययन करते हैं। तो मात्रक दो प्रकार के होते हैं, जिस तरह से आधारी राशियां दो प्रकार की होती हैं, ठीक उसी प्रकार मात्रक भी दो प्रकार के होते हैं, आधारी मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। उसमें राशियां दो प्रकार की होती हैं, उनका नाम है आधारी राशियां और व्युत्पन्न राशियां। ठीक उसी प्रकार उनके मात्रक भी दो प्रकार के होते हैं, आधारी मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। अब आधारी मात्रकों के बारे में पढ़ेंगे कि बेसिक यूनिट, यानी कि वे मात्रक जो स्वतंत्र रूप में पाई जाती हैं उसे हम आधारी मात्रक कहते हैं। यानी कि जिन मात्रकों को व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी मात्रक की आवश्यकता ना पड़े उसे हम आधारी मात्रक कहते हैं। जैसे कि मीटर, मीटर को ज्ञात करने के लिए हमें किसी अन्य मात्रक की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो मीटर क्या हो जाएगा, आधारी मात्रक। उसी तरह किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, मोल, यानी कि जितनी आधारी राशियां होती हैं उन सबके मात्रक होते हैं और उन्हीं मात्रकों को आधारी मात्रक कहते हैं, क्योंकि वो किसी भी तरह से स्वतंत्र रूप में पाई जाती हैं, यानी कि उनको ज्ञात करने के लिए किसी दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अतः आधारी राशियों जो 7 तरह की होती हैं उन्हीं के 7 मात्रक भी होते हैं, जिनको हम आधारी मात्रक बोलते हैं। इसीलिए इनकी भी संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। उसके बाद व्युत्पन्न मात्रक, यानी कि वे मात्रक जो आधारी मात्रकों के पदों में व्यक्त किए जाती है उसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। यानी कि वैसे मात्रक जिनको ज्ञात करने के लिए हमको आधारी मात्रकों की जरूरत पड़े तो उसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे कि मीटर प्रति सेकंड, यानी कि चाल कैसे मात्रक होता है, तो चाल कैसे मात्रक ज्ञात करने के लिए हम देख रहे हैं कि हमको मीटर के लिए सेकंड, ये दोनों आधारी मात्रक है। उसी तरह ये त्वरण, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर,
इसको भी ज्ञात करने के लिए हमको मीटर चाहिए और सेकंड चाहिए। उसी तरह केजी प्रति मीटर क्यूब यानी घन कैसे मात्रक है, सॉरी घनत्व का। उसी तरह ये बल का, न्यूटन का, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। उसी तरह जूल। इन सभी राशियों को ज्ञात करने के लिए हमें आधारी मात्रकों की जरूरत पड़ती है, इसीलिए हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। उसके बाद इनके अलावा भी मात्रकों की कुछ विभिन्न पद्धतियां होती हैं जिनमें राशियों को अलग अलग तरीके से नापते हैं, जैसे कि सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, जिसको हम लोग एसआई सिस्टम भी बोलते हैं। अभी हमने बताया कि पद्धति, कुछ पद्धतियों के बारे में बताया, जिसमें सबसे पहला पद्धति होता है सीजीएस पद्धति, यानी कि सीजीएस पद्धति का फुल फॉर्म होता है सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, से एस से सेकंड सिस्टम, यानी कि सेंटीग्राम सेकंड सिस्टम। सीजीएस का फुल फॉर्म होता है सेंटीग्राम सेकंड सिस्टम। उसी तरह एफपीएस का होता है कि फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, एमकेएस का होता है मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। अब इनका डेफिनेशन याद करने का बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि इन तीनों पद्धतियों में हम तीन राशियों को ही मापते हैं, लंबाई, द्रव्यमान और समय। सीजीएस पद्धति को पूछ दे किसे कहते हैं, तो बहुत ही आसान डेफिनेशन है, यानी कि मात्रकों की वास्तविक पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम तथा समय को सेकंड में मापते हैं, उसे हम सीजीएस पद्धति कहते हैं। उसके बाद अगला बात करते हैं एफपीएस पद्धति, जिसमें मात्रकों की वास्तविक पद्धति जिसमें लंबाई को फुट, द्रव्यमान को पाउंड तथा समय को सेकंड में मापते हैं, उसे हम एफपीएस पद्धति कहते हैं। अगले बात करते हैं एमकेएस पद्धति, यानी कि मात्रकों की वास्तविक पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम तथा समय को सेकंड में मापते हैं, तो उसे हम एमकेएस पद्धति कहते हैं। यानी कि इन तीनों पद्धति में एक चीज कॉमन है, वो है लंबाई, द्रव्यमान और समय। अगर ये तीन चीज याद रहेंगी और इन पद्धतियों के फुल फॉर्म याद रहेंगे, तो हम आसानी से इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। एक बार मैं और रिपीट कर दे रहा हूँ कि मात्रकों की वास्तविक पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम तथा समय को सेकंड मापते हैं, उसे हम सीजीएस पद्धति कहते हैं। तथा मात्रकों की वास्तविक पद्धति जिसमें लंबाई को फुट, द्रव्यमान को पाउंड तथा समय को सेकंड मापते हैं, उसे हम एफपीएस पद्धति कहते हैं। तथा मात्रकों की वास्तविक पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम तथा समय को सेकंड मापते हैं, उसे हम एमकेएस पद्धति कहते हैं। सीजीएस पद्धति को फ्रांसीसी पद्धति भी कहते हैं और एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। यानी कि हमसे कोई पूछ दिया जाए कि सीजीएस पद्धति का दूसरा नाम क्या है, तो उसको फ्रांसीसी पद्धति भी कहा जाता है और एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं, क्योंकि एफपीएस पद्धति का शुरुआत सबसे पहले ब्रिटेन से हुआ था और सीजीएस पद्धति का शुरुआत फ्रांस से हुआ था, इसीलिए सीजीएस को फ्रांसीसी तथा एफपीएस को ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। अब एसआई पद्धतियां, यानी कि 1960 ईस्वी में पेरिस के सेवे में 11वीं तौलन माप के महासम्मेलन में 6 मूल राशियां तथा उनके मात्रक तथा 2 संपूरक राशियां तथा उनके मात्रकों को निर्धारित किया गया और उसी क्रम में बढ़ते हुए 1970 ईस्वी में इंटरनेशनल डी यूनिट सम्मेलन में 7वां आधारी मात्रक मोल को जोड़ा गया, जिसको हमने आपको पहले ही बताया कि आधारी राशि कितने प्रकार की होती हैं, 7 प्रकार की होती हैं और उनके मात्रक भी 7 प्रकार के होते हैं। तो इसीलिए 6 मूल राशियों को यानी कि आधारी राशियों को 1960 में निर्धारित किया गया तथा उसके 10 साल बाद 1970 में 7वां आधारी मात्रक मोल को जोड़ा गया और जिसमें हमें बताया कि संपूरक राशियां तथा उनके मात्रक, यानी कि 2 संपूरक राशियां लिए गए जिनकी सूची यहाँ पर निम्नलिखित है, यानी कि संपूरक राशियां उनके मात्रक। पहला संपूरक राशि है समतल कोण, जिसका एसआई मात्रक होता है रेडियन और संकेत में उसको हम लिखते हैं आरएडी। दूसरा होता है घन कोण, जिसका होता है एसआई मात्रक स्टेरेडियन, जिसको संकेत में हम लोग एसआर लिखते हैं। आधारी राशि और उनके एसआई मात्रक, जिनको अभी हमें बताया कि आधारी राशि जो होती है 7 प्रकार की होती हैं, उनके मात्रक भी 7 होते हैं। सबसे पहला आधारी राशि होती है लंबाई, जिसको इंग्लिश में हम लोग लेंथ बोलते हैं, सिंबल एल होता है और मात्रक मीटर होता है, जिसको हम लोग संकेत में एम बोलते हैं। दूसरा होता है द्रव्यमान, इंग्लिश मास और उसको संकेताक्षर में हम लोग एम लिखते हैं। मात्रक होता है किलोग्राम, संकेत में केजी। तीसरा होता है समय, जिसको टाइम इंग्लिश में बोलते हैं और सिंबल होता है छोटा टी, स्मॉल टी एंड सेकंड और एस। चौथा होता है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी, जिसको आई से सूचित करते हैं और इसका एसआई मात्रक एम्पेयर होता है, इसको बड़ा एस से सूचित करते हैं। उसके बाद ताप, जिसको टेम्परेचर यानी कि टी, बड़ा टी और केल्विन और इसका सिंबल होता है छोटा के। ज्योतिष होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको आईवी सूचित करते हैं, इसका एसआई मात्रक कैंडेला होता है, जिसको सीडी सूचित किया जाता है। उसके बाद पदार्थ का परिमाण, क्वांटिटी ऑफ मैटर, जिसको स्मॉल एन सूचित किया जाता है, जिसका एसआई मात्रक मोल होता है।
और संकेत में इसे हम लोग MOL लिखते हैं, मोल। एसआई मात्रकों को लिखने की कुछ विधियां होती है, यानी कि एसआई मात्रकों को लिखते समय हमें कुछ सावधानियों को भी बरतनी पड़ती है, नहीं तो लिखने में गलत हो सकता है। तो आइए अब हम एसआई मात्रकों को लिखने की कुछ सावधानियों के बारे में पढ़ें। यानी कि सबसे पहला होता है कि मात्रकों को लिखने के लिए पूरा मात्रक लिखें या स्वीकृत संकेताक्षर लिखें। यानी कि जब अगर हम मात्रकों को लिखना हो तो अगर कि तो उसका पूरा नाम लिखें, नहीं तो अगर संकेत में लिखना है उसको जो स्वीकृत संकेताक्षर दिया गया, जैसे कि मीटर का M, तो उसको मीटर का M ही लिखेंगे, किलोग्राम का kg, न्यूटन का N, सेकंड का S नहीं तो SEC, दोनों लिख सकते हैं। उसी तरह जब मात्रक को अंग्रेजी में लिखना हो तो बड़ा अक्षर का प्रयोग कभी ना करें। यानी कि जब मात्रक को अंग्रेजी में लिखना हो, जैसे कि यहाँ पर 5 जूल लिखा है तो यहाँ पर J जो है हमेशा छोटा प्रयोग करेंगे। उसी तरह 5 न्यूटन, यहाँ पर N जो शब्द रहेगा वो छोटा होगा। फिर 5 वाट, यहाँ पर W भी छोटा रहेगा। यानी कि जब भी किसी भी मात्रक को अंग्रेजी में लिखना होगा तो उसमें हम कभी भी बड़ा अक्षर का प्रयोग नहीं करेंगे। तीसरा होता है कि जब मात्रक किसी व्यक्ति के नाम से जुड़ा हो तो उस व्यक्ति के नाम का प्रथम अक्षर को कैपिटल लेटर के रूप में, संकेताक्षर के रूप में प्रयोग करेंगे। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति का नाम किसी एसआई मात्रक से जुड़ा हुआ है तो उसका नाम, उस व्यक्ति के नाम का सबसे पहला अक्षर को हम लोग कैपिटल लेटर में लिख देते हैं। जैसे कि 7 न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन का जो नाम था तो उन्हीं के नाम पर बल का एसआई मात्रक न्यूटन रखा गया, तो इसीलिए उनके नाम का पहला अक्षर न्यूटन यानी कि N है, तो इसीलिए हम लोग 7 न्यूटन लिख सकते हैं। उसी तरह जूल, तो जूल का J होता है। उसी तरह मैरिस आंद्रे एम्पियर, जो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मैरिस आंद्रे एम्पियर, तो उनके नाम का एम्पियर का सबसे पहला अक्षर A है, इसीलिए इसको 5A लिखे हैं। उसके बाद संकेताक्षरों को बहुवचन में नहीं लिखा जाता है और संकेताक्षरों को कभी भी हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते हैं। जैसे कि 6 मीटर, अगर 6 मीटर है तो उसको S इसमें नहीं लगाएंगे, ये गलत हो जाएगा। उसी तरह 9 kg, इसमें S नहीं लगाएंगे, ये भी गलत हो जाएगा। 10 सेकंड है तो इसमें भी S नहीं लगाएंगे, ये भी गलत हो जाएगा। उसी तरह 8 एम्पियर है तो इसमें भी S नहीं लगाएंगे। यानी कि एसआई मात्रकों को कभी भी हम लोग प्लूरल फॉर्म्स में नहीं लिखते हैं। अब उसके बाद हम लोग एसआई उपसर्ग यानी कि सेंडर प्रीफिक्स। क्या होता है कि कभी कभी मात्रक जो होता है वो तो बहुत छोटा हो जाता है, नहीं तो कुछ बड़ा हो जाता है। तो जब बड़ा मात्रक हो जाता है, बहुत छोटा मात्रक हो जाता है, तो उन मात्रकों को हम 10 के गुणज में सूचित करते हैं, यानी कि उसी को मानक उपसर्ग कहते हैं। तो कुछ मानक उपसर्ग बनाए गए हैं, जैसे कि सबसे पहले 10 के घातों में ये निम्नलिखित मानक उपसर्ग हैं और उनके ये जिसको हम उपसर्ग जिसका नाम जो है और संकेताक्षर में, जैसे कि पहला अगर 10 के घात 18 प्लस में हो तो उसको हम लोग एक्सा बोलते हैं, संकेत में उसको ई से सूचित किया जाता है। उसके बाद अगर 10 के घात 15 हो तो उसको पेटा बोलते हैं, संकेत में पी से। 10 के घात 12 उसको टेरा, संकेत में टी से। 10 के घात 9 तो उसको जीगा, उस संकेत में जी से। 10 के घात 6 हो तो उसको मेगा, संकेत में एम से। 10 के घात 3 हो तो उसको किलो, संकेत में के से। 10 के घात 2 हो तो हेक्टो, एच से। 10 हो यानी कि 10 का घात 1 हो तो उसको हम लोग डेका बोलते हैं, डी ए से सूचित किया जाता है। 10 के घात -1 हो तो उसको डेसी बोलते हैं, संकेत में डी से। यानी कि यहाँ से ऊपर जो था बड़ा हो रहा था और यहाँ पर अब मान छोटा होता रहा, यानी कि 10 के घात -2 यानी कि सेंटी यानी कि सी से। 10 के घात -3 यानी कि मिली यानी कि एम से। 10 के घात -6 से माइक्रो, जिसको हम लोग म्यू से सूचित करते हैं। 10 के घात -9 इसको नैनो यानी कि एन से। 10 के घात -12 पीको, पी से। 10 के घात -15 फेम्टो, एफ से। 10 के घात -18 एटो यानी कि ए से। इस प्रकार ये टोटल 16 ऐसे उपसर्ग होते हैं, जैसे कि एक्सा, पेटा, टेरा, जीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो और एटो। ये 16 प्रकार के ऐसे उपसर्ग होते हैं जिनका उपयोग करके हम लोग बड़ी से बड़ी एसआई मात्रक तथा छोटे छोटे एसआई मात्रकों को निर्धारित करते हैं। अब हम लोग तापमान और उष्मा का एसआई मात्रक के बारे में पढ़ेंगे, जो 9th क्लास के पहले लेसन का सबसे लास्ट टॉपिक है। यानी कि ताप और उष्मा का एसआई मात्रक केल्विन होता है, उसके साथ साथ ताप या तापमान का अन्य मात्रक भी होते हैं, जैसे कि फारेनहाइट या सेल्सियस। तो हम लोग फारेनहाइट को सेल्सियस में बदल सकते हैं, सेल्सियस को हम लोग केल्विन में बदल सकते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 केल्विन होता है। यानी कि अगर हमको सेल्सियस में बदलना हो, केल्विन में दिया हो, मान लो सेल्सियस में बदलना हो, तो हम 273 में से क्या करेंगे, उसको घटा देंगे तो सेल्सियस में निकल जाएगा। और अगर केल्विन में मान निकालना हो तो सेल्सियस को उसमें जोड़ देंगे तो उसको
केल्विन में मान निकल जाता है। उसी तरह फारेनहाइट में जितना सेल्सियस दिया रहता है उसको मान यहाँ पर रख देंगे और यहाँ पर गुणा कर देंगे और जितना मान आएगा उसमें 32 जोड़ देंगे तो फारेनहाइट में बदल जाता है। यानी कि इस प्रकार इस पर न्यूमेरिकल बताया जाएगा, जो अगले क्लास में न्यूमेरिकल बताया जाएगा। और इसके साथ ही ये क्लास यहीं पर खत्म होता है। आशा करता हूँ कि आप सबको क्लास अच्छा लगा होगा और आप सबको अगर क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए।